किसी कीमत पर नहीं, किसी कीमत पर पश्चिम उत्तर प्रदेश नहीं बन सकता, नहीं बन सकता और नहीं बन सकता। हम नहीं बनने देंगे किसी कीमत पर। मौलानाओं को इन्हें ABCD पता नहीं है, कुछ अनपढ़ गंवार लोग हैं, इन्हें क्या पता है। लेकिन जिस तरीके की ये बात करते हैं कि इसमें क्यों नहीं होना चाहिए संशोधन, ये जिस बिल्डिंग पर हाथ रख देंगे, जिस जमीन पर हाथ रख देंगे वो वक्फ की हो जाएगी। ये बताइए, क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहीं विकास की कमी है? आने वाला समय पश्चिम उत्तर प्रदेश का बहुत अच्छा नहीं रहेगा। मुझे क्या नरेश टिकैत जी ने या संजीव बालियान जी ने मुजफ्फरनगर का दंगा नहीं झेला क्या? हम सरधना जिस कस्बे से आते हैं उस कस्बे की स्थिति देखिए क्या है। 70% एक वर्ग की आबादी है, 70%। तो मैं कहाँ गलत कहता हूँ कि ये मिनी पाकिस्तान बन जाएगा? मैं तो सही कहता हूँ। कहने की हिम्मत जुटाइए, दूसरे लोग भी कहने की हिम्मत जुटाएं। ये पक्का है कि हम सरधना पर लड़ेंगे तो है, सरधना पर लड़ेंगे और चुनाव भी जीतेंगे। और अगर कोई लोग इसमें गलतफहमी में है कि मुस्लिम वोट देगा, बीजेपी को देगा, तो उन्हें अपनी गलतफहमी तुरंत निकाल देनी चाहिए। मैं इस गलतफहमी में नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। आज हमारे साथ बातचीत के लिए यहाँ पर खास मेहमान हैं, बीजेपी से पूर्व विधायक हैं सरधना से संगीत सोम जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सोम जी, जिस तरह से हम आपका एक बयान सुन रहे हैं कि एक तरफ संजीव बालियान ने जो कहा है कि पश्चिमी जो यूपी है उसको मतलब एक राज्य बना देना चाहिए ताकि उसका विकास हो, लेकिन आप कहते हैं कि अगर ऐसा होता है तो वो मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। क्या कहना है आपका? आप मुझे ये बताइए, क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं विकास की कमी है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खूब विकास हो रहा है। अच्छे हाईवेज हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी हैं, अच्छे हेल्थ के सिस्टम हैं, अच्छा मेडिकल कॉलेज है, अच्छे एजुकेशन में एक से एक यूनिवर्सिटी है, एक से एक कॉलेज है। अब ये संजीव बालियान जी ने पता नहीं क्या एक नई चीज उठाई है, मैं तो इससे सहमत नहीं हूँ। और भारतीय जनता पार्टी का भी शायद एजेंडा नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है तो भारतीय जनता पार्टी को बोलना चाहिए। संजीव बालियान जी कोई ऑथराइज पर्सन तो है नहीं कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो और उन्हें कहा गया हो कि भाई आप बोलिए। तो वो उनका पर्सनल एजेंडा हो सकता है और उनके पर्सनल एजेंडे के साथ मैं तो सहमत नहीं हूं। और मैं क्या, पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता भी उनसे सहमत नहीं है। नरेश टिकैत की बात करें तो वो तो ये कह रहे हैं कि पूरे यूपी को 4 भागों में बांट दीजिए। वो तो कह रहे हैं कि भाई पूरब से पश्चिम आने में ऐसा लगता है जैसे भारत से इराक आ रहे हैं और विकास की भी कमी है। पश्चिमी यूपी में भी विकास नहीं है, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि काफी डेवलपमेंट है। नहीं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में मेरा मानना यह है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश से अच्छे कहीं हाईवेज नहीं है। RRTS मेरठ तक चली गई है, दिल्ली मेरठ RRTS चली गई है। एशिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी वो पश्चिम में ही बन रही है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी इंडिया की बहुत अच्छी यूनिवर्सिटियों में से एक है, वो मेरठ में है। पश्चिम उत्तर प्रदेश का पूरे का तेजी से विकास हो रहा है। आप देखिए कि नोएडा में अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है। नोएडा और गाजियाबाद को अगर देखा जाए तो दुनिया में कौन सी ऐसी जगह जहां नहीं जाना जाता। अब फिर भी अगर ये कहते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोई विकास नहीं हो रहा है तो मेरी समझ से परे की बात है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, ये शुद्ध रूप से पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए लोग इस पॉलिटिक्स को कर रहे हैं कि हम ऐसा बोलेंगे तो शायद फला वर्ग के लोग हमें वोट दे देंगे या फला वो दे देंगे। मेरे ख्याल से ये हमें ये देखना चाहिए कि हमारी आने वाली जनरेशन क्या करेगी, कैसे रहेगी, कैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश में रहेगी। क्योंकि आने वाला समय पश्चिम उत्तर प्रदेश का बहुत अच्छा नहीं रहेगा। मैं अभी से एडवांस में बता रहा हूं, बहुत अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए हमें पश्चिम उत्तर हमने तो सोल्यूशन दिया है ना। नरेश टिकैत जी हमारे किसान यूनियन के नेता हैं, मैं उन्हें भी कहता हूं, वो बड़े भाई हैं, कि आपको ये देखना चाहिए कि पश्चिम उत्तर प्रदेश कैसे हम अच्छा कर सकते हैं। अच्छा हो सकता है, दिल्ली के साथ जुड़ने से अच्छा हो सकता है। दिल्ली को पूर्ण राज्य बनने की जरूरत है, दिल्ली को बड़ा होने की जरूरत है। दिल्ली बहुत छोटा स्टेट है, पूर्ण राज्य भी नहीं। हमने कहा है कि इस पूरे एरिया को, पश्चिम उत्तर प्रदेश को दिल्ली में जोड़ दिया जाए तो यूपी भी छोटा हो गया और दिल्ली बड़ा हो गया, दोनों के काम हो गए। कुछ नया करना नहीं पड़ा, कुछ एक्स्ट्रा पैसा खर्च नहीं होगा, उसी से लगा होगा। और आप इसका सर्वे करा ले, पब्लिक का सर्वे करा ले कि पब्लिक दिल्ली से जुड़ना चाहती है, पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बनाना चाहती है। अगर 90-10 का अंतर हो तो मान लेना आप। अच्छा, जैसा ने कहा कि वहाँ पे सड़कें हैं, फ्लाईओवर हैं, हाईवेज बने हुए हैं। हालांकि मैं भी महीने में 15-20 दिन वहीं से गुजरती हूँ तो वो तो मैंने भी देखा है, सड़कें वगैरह मतलब सब कुछ टिप टॉप है। लेकिन आपने जो कहा है कि वो मिनी पाकिस्तान बन जाएगा, तो ये किस संदर्भ में आप कह रहे थे? आप जाके देखिए ना। आज मुझे क्या नरेश टिकैत जी ने या संजीव बालियान जी ने मुजफ्फरनगर का दंगा नहीं झेला क्या? हम सरधना जिस कस्बे से आते हैं उस कस्बे की स्थिति देखिए क्या है। 70% एक वर्ग की आबादी है, 70%। और पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के हर जिले में 25% से कम किसी में नहीं है, लेकिन 55-60% तक, और संभल जैसी जगह चले जाए तो 70% तक की है। तो मैं कहाँ गलत कहता हूँ कि ये मिनी पाकिस्तान बन जाएगा? मैं तो सही कहता हूँ। कहने की हिम्मत जुटाइए, दूसरे लोग भी कहने की हिम्मत जुटाएं। लेकिन ये वोट की राजनीति में कोई कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। वोट चाहिए ना,
लेकिन मैं कहता हूं वोट बहुत बाद की चीज है। पहले हमें बच्चों का अच्छा भविष्य होना चाहिए, हमारा अच्छा स्टेट होना चाहिए, देश में अच्छी तरक्की होनी चाहिए, वो सोचना चाहिए। अच्छा, मुजफ्फरनगर में हम बात करते हैं तो जब संजीव बालियान और आपकी बात होती है तो मनमुटाव, एक खटपट वाली बात जग जाहिर है। तो आपको लगता है कि जो आप दोनों के बीच में मनमुटाव रहा है चुनावों के दौरान भी, इसका कहीं ना कहीं जो नुकसान खामियाजा है पार्टी को भुगतना पड़ा लास्ट नहीं नहीं, इलेक्शन में? हमारा कोई मनमुटाव नहीं है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं पार्टी के। संजीव बालियान भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, और हम लोगों को अपनी बात रखने का सबको भारतीय जनता पार्टी में इतनी आजादी है कि अपनी बात कह सकते हैं। संजीव बालियान जी अपनी बात कहते हैं, मैं अपनी बात कहता हूं, और कोई मनमुटाव हम लोगों का ऐसा नहीं है कोई हमारा खेत का बंटवारा हो रहा है, हमारी भैंस साजे में दूध का बंटवारा हो रहा है, ऐसा कोई हमारा बंटवारा नहीं है। ना संजीव बालियान जी से हमारी कोई मनमुटाव है। वो एक अलग विषय है कि लोग उसे किसी दूसरे तरीके से देखते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वो भी काम कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं। अच्छा, हमने पीछे सुना था कि एक लेटर वायरल हो रहा था, लेटर बम जो चला था, काफी सुर्खियों में आया था, जिसमें संजीव बालियान पर कुछ भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। आपने कहा था इसकी जांच होनी चाहिए और शायद आपने एफआईआर भी कुछ दर्ज करवाई थी, तो कुछ निकल कर आया था उससे? अरे उसमें जांच चल रही है, उसमें जांच चल रही है, और वो जिसने लेटर बंटवाया, पता नहीं किसने लेटर बंटवाया, वो जो भी बंटवाया होगा वो उन्हें जानकारी होगी, मुझे उसकी जानकारी नहीं है। क्योंकि वो मेरे आवास पे भी बटा तो मैंने उसकी एफआईआर भी करा दी थी, उसी दिन एफआईआर करा दी थी, और उसकी जांच होनी चाहिए, पुलिस शायद जांच कर रही है उसकी। ठीक है। अभी पीछे वाले जो लोकसभा इलेक्शन हुए हैं उसके अगर हम परिणाम की बात करें, खासकर आपके उस तरफ क्षेत्र में मुजफ्फरनगर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो क्या लगता है आपको कि वहां पर जो अभी बीजेपी नहीं जीत पाई है तो उसके कारण क्या रहे हैं? अब अपनी सीट का किस तरह से मूल्यांकन वहां पर देखते हैं? मैं आपको जो बता रहा था कि मिनी पाकिस्तान बन रहा है, और क्यों? कौन जीता है सहारनपुर पे, कौन जीता है कैराना पे, कौन जीता है संभल पे, कौन? ये सारे रिजल्ट उठाने की जरूरत है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं उन्हें समझने की जरूरत है कि हम क्या डिमांड कर रहे हैं। केवल पॉलिटिकल डिमांड ना करें, भविष्य की डिमांड करें कि भविष्य में कैसा पश्चिम उत्तर प्रदेश होना चाहिए, कैसा उत्तर प्रदेश होना चाहिए, हमें वो सोचना चाहिए। तो मतलब आपने वो कारण कहीं ना कहीं बता दिया है। नहीं, किसी कीमत पे नहीं, किसी कीमत पे पश्चिम उत्तर प्रदेश नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, और नहीं बन सकता, हम नहीं बनने देंगे किसी कीमत पे। ठीक है। अभी उपचुनाव होने उसके बाद विधानसभा चुनाव भी होंगे, तो क्या मतलब आपकी तैयारी है, सरधना से ही आप करना चाहेंगे? अब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, भारतीय जनता पार्टी जहां से लड़ाएगी वो लड़ेंगे, लेकिन ये पक्का है कि हम सरधना पे लड़ेंगे तो है, सरधना पे लड़ेंगे और चुनाव भी जीतेंगे। तो ठीक है, हार जीत चलती रहती है, लेकिन सरधना पे ही, चूंकि हमारी कर्म भूमि है, जन्मभूमि है, तो काम वहीं किया है और वहीं लड़ेंगे। ठीक है। आपको क्या लगता है जो अभी लोकसभा चुनाव हुए ओवरऑल, सपा ने जिस तरह से उम्मीद से ज्यादा सीटें लेके आगे जो लग नहीं रहा था, लेकिन बीजेपी उम्मीद से कम सीटें आ पाई इस बार, तो क्या आपको लगता है क्या मतलब कमी रही, या क्या मूल्यांकन आपके नजरिए से पूरा यूपी? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ध्रुवीकरण एक तरफा जिस तरीके से हुआ है, मुस्लिमों का ध्रुवीकरण जिस तरीके से हुआ है, हिंदुओं का ध्रुवीकरण उस तरीके से नहीं हुआ, और हिंदू समझ भी नहीं पाए कि आखिर हो क्या रहा है। जिस तरीके से मुस्लिम समाज ने एक तरफा वोट डालने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया है, हम उसमें गच्चा खा गए। लेकिन आगे से शायद ये नहीं होगा, और सब लोग जान भी गए हैं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी की सीट कम आई है तो उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति हो रही है, क्राइम की स्थिति। आप अखिलेश यादव जी अभी क्राइम की बात एक दिन में कर रहे थे, मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। अखिलेश यादव जी, आप भी अगर क्राइम की बात करेंगे, अरे आपके शासन में तो दंगे होते थे, आपके शासन में अपहरण लूट होती थी, आज उन पे अंकुश लगाने का काम कर रहे हैं, तो आप गुंडे माफियाओं में जाति ढूंढने का काम कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। और उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर होगी उत्तर प्रदेश में तो क्या स्थिति होगी, फिर से वही मुजफ्फरनगर और दंगे जैसी स्थिति अखिलेश यादव बनाएंगे। तो जिस तरह से हम बात कर रहे थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास की चीजें, आपने कही कि ऑलरेडी वहां पे काफी विकास है, तो जरूरत नहीं है दिल्ली से ही मिला देना चाहिए। तो अगर वहां की जनता से बातचीत की जाए तो आपको क्या लगता है कि वो इससे सहमत हो पाएंगे कि दिल्ली के साथ ही मतलब इसको? मैं कह रहा हूं ना, इसका सर्वे करा लीजिए आप, इसका 90% जनता चाहती है कि हम दिल्ली के साथ जुड़ें। 10% जिनका अपना स्वार्थ हो सकता है वो सोचते होंगे कि हम अलग जाएं, लेकिन 90% जनता चाहती है कि हम दिल्ली के साथ जाएं और दिल्ली के साथ जुड़ें, दिल्ली पूर्ण राज्य बने और पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग दिल्ली राजधानी के साथ जुड़ें। आपने कहा कि आपके एरियाज में वहाँ पे 70% एक ही तबका बढ़ रहा है, तो वहाँ पर जैसे एक वक्फ संशोधन बिल 2024 की बात चल रही है, जेपीसी में है,
और जो मुस्लिम वर्ग है, जो कुछ मौलाना है, इसका विरोध भी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये संशोधन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जैसा है वैसा ही रहना चाहिए? 100% संशोधन होना चाहिए। और मौलानाओं की तो रोजी रोटी चलती है, ये तो बिना मतलब में लोगों को बरगला के अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। मौलानाओं को इन्हें ABCD पता नहीं है, कुछ अनपढ़ गंवार लोग हैं, इन्हें क्या पता है। लेकिन जिस तरीके की ये बात करते हैं कि इसमें क्यों नहीं होना चाहिए संशोधन। ये जिस बिल्डिंग पर हाथ रख देंगे, जिस जमीन पर हाथ रख देंगे, वो वक्फ की हो जाएगी। इतने पूरे पाकिस्तान का एरिया नहीं है जितनी जमीन यहाँ वक्फ बोर्ड की है, वक्फ बोर्ड ने कब्जा रखी है। राजकुमार भाटी जी ये कहते हैं कि भाई बीजेपी की नजर जो है वक्फ की जो जमीन है उस पर है। नहीं तो क्या बीजेपी अपने पार्टी ऑफिस बनाएगी क्या उस पे? वे जमीनें हैं, वो देश की जनता की जमीनें हैं, वो वक्फ की नहीं है। वक्फ कहीं से लेकर नहीं आया था, ये देश की जनता की जमीनें हैं और देश की जनता के बीच जानी चाहिए। और जिस तरीके का एक नया इन्होंने बना रखा है कि जिस जमीन को देखेंगे कि उसी जमीन पे ये वक्फ की हो गई, उस पे कोई कोर्ट में सुनवाई नहीं, कहीं शासन में सुनवाई नहीं, प्रशासन में सुनवाई नहीं, जो कह दिया वो फाइनल। ऐसे थोड़े देश चलता है। देश संविधान से चलता है, देश लॉ से चलता है, और ये भी संविधान और लॉ के दायरे में होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए ये दिल्ली में मर्ज कर दिया जाता है, सब कुछ मतलब जैसा आप चाह रहे हैं वैसा हो जाता है, तो क्या लगता है कि वहां पे कोई भी लड़ता है उस सीट से, चाहे वो लोकसभा चुनाव के लिए हो, चाहे वो आपकी सीट के लिए हो, तो जीतने के चांसेस कुछ इससे हो सकते हैं क्या? देखिए, ये मैं फिर कह रहा हूं, हमारा पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। ये पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। हमें तो लोगों को अच्छे तरीके से, किस तरीके से रखा जाए, लोगों को अच्छी सुविधाएं कैसे मिले, लोगों को न्याय सुलभ कैसे हो, लोगों को अच्छी एजुकेशन कैसे मिले, लोगों को स्वास्थ्य के प्रति अच्छा डॉक्टर कैसे मिले। दिल्ली से अच्छे डॉक्टर और कहाँ हैं जी? दिल्ली में अच्छे डॉक्टर हैं, मेरठ में अच्छे डॉक्टर हैं। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो बात करते हैं वो पता नहीं क्या सोच के करते हैं, ये मेरी समझ में नहीं आ रही। अगर विकास की बात करते हैं तो विकास पश्चिम उत्तर प्रदेश में पूर्णतः हो रहा है, खूब हो रहा है। लेकिन हाँ, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो फिर दिल्ली में भी क्या जरूरत है करने की मर्ज? नहीं, जैसे वो कहते हैं ना कि भाई स्टेट छोटा होना चाहिए, दूर पड़ रहा है, हाई कोर्ट दूर पड़ रहा है, या ये पड़ रहा है, तो फिर दिल्ली होगा ना, तो पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों को नजदीक मिलेगा। संगीत जी, अगर हम थोड़ा सा भी बात करें जो उत्तर प्रदेश में आजकल चल रहा है सबसे क्राइम को लेकर, मंगेश यादव एनकाउंटर का मसला सबसे ज्यादा तूल पकड़ा हुआ है। तो अखिलेश यादव कहते हैं कि तो फर्जी एनकाउंटर है, जाति देखकर अपराधी को गोली मारी गई है। आपका क्या कहना है कि क्या मतलब अब STF है या पुलिस है, मतलब कि अपराधियों की जाति देखकर काम करेगी? देखिए, अखिलेश यादव जी जिस तरीके की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो जरा सा भी समझदार आदमी की बात कर रहे हैं। वो यूपी के CM रहे हैं, उन्होंने देखा है कि किस तरीके से यूपी चलता है। क्राइम, देखिए, अगर ये अखिलेश यादव जी के टाइम में होता था ना कि SP की भी हत्या हो जाती थी, SHO की भी हत्या हो जाती थी, दरोगा की भी हत्या हो जाती थी, व्यापारी की भी हत्या हो जाती थी, लेकिन बदमाश को कुछ नहीं होता था, क्योंकि उन्हें कवर अप रहता था अखिलेश यादव जी का। अब वो कवर अप तो है नहीं। अब तो बदमाश एक गोली चलाता है तो पुलिस 100 गोली चलाती है, और जब पुलिस की गोली चलती है तो उसमें यह नहीं लिखा होता कि ये कौन मरेगा इससे, जो भी बदमाश है मरेगा। अगर वो पुलिस पर गोली चलाएगा तो क्या अखिलेश यादव जी चाहते हैं कि पुलिस की हत्या हो? और जब पुलिस की हत्या होगी, क्या पुलिस वाले यादव नहीं है? क्या वो जाति ढूंढने का काम करते हैं उसमें भी? बिल्कुल जाति नहीं ढूंढनी चाहिए। और पुलिस कभी भी जाति, वो तो जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी तब लोग यही लोग, इन्हीं के लोग आरोप लगाते थे कि वो तो यादव गर्दी चल रही है। लेकिन मेरा मानना यह है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से काम कर रही है। अभी बिजनौर में एक बहुत बड़ा एनकाउंटर हुआ था, वो तो मेरे ख्याल से जाति से क्षत्रिय था, और क्षत्रिय समाज के मेरे ख्याल से काफी लोगों के एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हुए हैं। और मैं फिर कह रहा हूं जो क्रिमिनल है उसकी कोई जाति नहीं होती, ना वो यादव है, ना ठाकुर है, ना ब्राह्मण है। यह क्रिमिनल केवल क्रिमिनल होता है, और हमें उसी नजरिए से देखना चाहिए। अखिलेश यादव जी जिस तरीके की घटिया राजनीति कर रहे हैं, उस राजनीति से उन्हें बाहर आना चाहिए। तो मतलब STF का भी उन्होंने फुल फॉर्म बता दिया है, स्पेशल ठाकुर फोर्स। अब वो यही तो, ये उनकी घटिया सोच का ही नतीजा है, और अखिलेश यादव जी को इस घटिया सोच से निकलना चाहिए। वो सोचते होंगे कि इस तरीके से करके कि वो चुनाव में जीत पाएंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जितनी सीट पिछली बार आई थी उनकी, उसमें से आधी जा रही हैं विधानसभा में, उसमें से आधी जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी 2027 में पूर्ण रूप से सरकार बनाएगी, पूर्ण बहुमत के साथ।
और जितनी सीट इस बार मिली थी और ज्यादा सीट मिलेंगी और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। सोम जी, आप जैसे कहते हैं कि अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक अलग राज्य बना दिया तो मिनी पाकिस्तान हो जाएगा, और आपने अभी कुछ देर पहले कहा भी कि वहां पर आपके एरिया में 70% आबादी एक ही समुदाय की वहां पर बढ़ती जा रही है। तो क्या आपको लगता है कि मतलब वो जो समुदाय है, क्या वो बीजेपी के वोटर्स नहीं है? वहां पर अगर चुनाव होता है तो आपके वोट बैंक नहीं है? मतलब नहीं, ये गलतफहमी में तो बीजेपी को कभी भी नहीं रहना चाहिए, और बीजेपी की किसी कार्यकर्ता को नहीं रहनी चाहिए, नेता को नहीं रहना चाहिए कि मुस्लिम कभी लाइफ में एक वोट बीजेपी को देगा। मैं गारंटी से कह सकता हूं एक वोट नहीं देगा। मैं पहले भी कहा हूं और ऑन कैमरा फिर कह रहा हूं, कभी नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। सारी सुविधाएं बीजेपी से लेना चाहेगा लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देना चाहेगा। और अगर कोई लोग इसमें गलतफहमी में है कि मुस्लिम वोट देगा, बीजेपी को देगा, तो उन्हें अपनी गलतफहमी तुरंत निकाल देनी चाहिए। मैं इस गलतफहमी में नहीं हूं। मैं जानता हूं कि मुस्लिम कभी भारतीय जनता पार्टी को ना वोट दिया है ना कभी देगा। वो तो भारतीय जनता पार्टी का जितना विरोध कर सकता है वो करेगा और कर रहा है, इसलिए मुझे कोई गलतफहमी नहीं है उसमें। तो पिछले चुनाव में बालियान जी को क्या आपको लगा कि मतलब गिनती की एक वोट नहीं मिली है, एक भी वोट नहीं, एक वोट नहीं मिली है, गिनती की नहीं मिली है। अगर किसी को लग रहा है कि मिली है तो गलतफहमी है। ठीक है, चलिए संगीत सोम जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद समय देने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ संगीत सोम जी, जिनसे हमने तमाम पश्चिमी यूपी से जुड़े खासकर मुद्दों पर बातचीत की है। उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। तो फिलहाल इसी के साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।